हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करेंगे जो अपना जो लेवल 1 का प्रथम टेस्ट है, उसके अंतर्गत जो आगे के प्रश्न है उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है अपना जो टेस्ट में 51 नंबर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर वन एवं सहकारी विभाग कहाँ पर रखने का निर्णय लिया गया। तो पी सत्यनारायण राव समिति है, इसका गठन है वो 1958 में किया गया। कब किया गया? 1958 में किया गया। इसके अध्यक्ष पी सत्यनारायण राव थे और ये 3 सदस्यीय समिति थी। तो इसके 2 सदस्य थे, एक तो थे वी विश्वनाथन, दूसरे जो सदस्य थे वो थे वी के गुप्ता। और इसका गठन 1958 में किया गया। इसके तहत है जो कुछ विभाग है, जैसे कृषि विभाग है वो भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। उदयपुर में खनन विभाग या खनिज विभाग है, उसके बारे में कोटा और बीकानेर में है वो शिक्षा विभाग। बीकानेर में शिक्षा विभाग और जो वन और सहकारी विभाग है वो कोटा में रखने का निर्णय लिया गया। वन और अपना इधर लिख देते हैं, वन और सहकारी विभाग। और जो न्याय विभाग है वो जोधपुर में रखने का निर्णय लिया गया। जोधपुर, इसके बारे में अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर सी आंसर वो अपना राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजसिको द्वारा विस्तृत सत्र का राज राजसिको द्वारा विस्तृत सत्र का नवीन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, नवीन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स ये हवाई अड्डों से संबंधित होता है। नवीन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ विकसित किया जाना प्रस्तावित है? तो अभी प्रस्तावित है वो मानसरोवर में, मानसरोवर जयपुर में नवीन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो विकसित किया जाएगा। तो अपना बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कितने प्रतिशत विकलांगता वाले किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना का पात्र है? कितने प्रतिशत से अधिक? तो इसकी जो है वो 40% अधिक है। चाहे अपने जो भर्तियां होती है उसमें भी जो 40% से अधिक जो विकलांगता वाले होते हैं वो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं। तो इसका 40% या 40% से अधिक आंसर डी आंसर वो अपना राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीजीएचएस की तर्ज पर राजस्थान में जो शुरू की गई है, जिसको हम आरजीएचएस का नोडल विभाग कौन होता है? नोडल विभाग कौन सा होता है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम नहीं होता है। और राज्य बीमा एवं प्राधिन्य नीति विभाग, तो ये ठीक हो जाएगा। चिकित्सा ये भी नहीं होता है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राज्य बीमा एवं प्राधि जो निधि विभाग। प्राधीय इसका अर्थ होता है प्राधीय, प्राधिकरण नहीं है ये, प्राधीय निधि विभाग है। तो बी आंसर वो इसका राइट हो जाएगा। जीएसआई की नई खोज, जीएसआई की नई खोज में कहां पर सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो अपने सीमेंट ग्रेव लाइमस्टोन के विशाल भंडार बने हैं, मिले हैं, वो इसका आंसर तय हो जाएगा, सी आंसर। तो जैसलमेर है वो इसका सही उत्तर है, वो हो जाएगा सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में पर्यटन के लिए बनाए गए टूरिज्म ऐप, पर्यटन के लिए बनाए गए टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? टूरिज्म ऐप का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो क्रिस्मा हाडा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? क्रिस्मा हाडा को बनाया गया है। तो डी आंसर है वो सही हो जाएगा, ध्यान में रख लेना, क्रिस्मा हाडा। सवर्ण युवक युवतियों द्वारा अनुसूचित जाति के युवक युवतियों से अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन देने की योजना कौन सी है? कौन सी योजना है? देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत जो डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर योजना है वो ए आंसर है वो सही हो जाएगा, ए आंसर है वो सही हो जाएगा। इसके तहत अपने राजस्थान सरकार द्वारा 5 लाख का प्रोत्साहन दिया जाता है। 5 लाख का क्या दिया जाता है? 5 लाख का प्रोत्साहन है वो दिया जाता है अंतरजातीय विवाह करने पर। और यह जाति व्यवस्था को
खत्म करने के लिए, इनमें भेदभाव को कम करने के लिए यह जो अपनी योजना है डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर योजना, इसका आंसर ए आंसर है वो राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस स्थान पर मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर, मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया है? कौन सा हो जाएगा? वल्लभनगर उदयपुर है, खमनोर नाथद्वारा राजसमंद है, सांगवाड़ डूंगरपुर है। इसका आंसर ए हो जाएगा, खमनोर नाथद्वारा राजसमंद। ए आंसर है वो सही हो जाएगा, मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर। ए आंसर है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संस्थान 1 और सूची 2 को अपने को सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत पहला है तो काजरी जोधपुर है, ये सेवर भरतपुर नहीं है, काट देना। काजरी जोधपुर का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान का जो गठन है वो अपने 1993 में किया गया। तो बी का आंसर 3 हो जाएगा। बी का आंसर 3, 2 कट गए अपने, बी का आंसर 3 ये कट गया। अब बचे अपने पास 2। उसके बाद है केंद्रीय जो अपने राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, तो इसका आंसर जो गठन किया गया वो 2000 में किया गया। तो सी का 2 हो जाएगा, सी का 2, सी का 2, सी का 2 बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर है वो इसका अपना राइट हो जाएगा, बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को किस वर्ष घोषित किया गया था? राजस्थान राज्य का जो राज्य खेल है बास्केटबॉल, उसको कब घोषित किया गया था? 1948 में घोषित किया गया। ए आंसर है वो सही हो जाएगा, ए आंसर है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी उसके बारे में पूछा है। जो प्रथम महिला मुख्य सचिव थी वो श्रीमती कुशल सिंह थी, श्रीमती कुशल सिंह। यह 2009 में बनी थी। कब बनी थी? 2009 में। और राजस्थान की दूसरी जो मुख्य जो सचिव है वो बनी थी अपनी उषा शर्मा, अशोक गहलोत के समय। ठीक है, द्वितीय महिला मुख्य सचिव बनी थी उषा शर्मा, और पहली थी कुशल सिंह, 2009 में बनी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को भूमि सुधार का जनक कहा जाता है? भूमि सुधार का जनक है वो टीकाराम पालीवाल को कहा जाता है। तो सी आंसर है वो अपना राइट हो जाएगा। भूमि सुधार का जनक राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को कहा जाता है? टीकाराम पालीवाल, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से अपने अनुच्छेद बताना है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का गठन है वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 40 से। तो पहले में 4 हो जाएगा, पहले में कौन सा हो जाएगा अपना? पहले में 4 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। तो दूसरे में 2 हो जाएगा। कृषि और पशुपालन का संगठन है, कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वो अनुच्छेद 48 से संबंधित है। तो इसमें 1 हो जाएगा। न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है, न्यायपालिका का जो कार्यपालिका से पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। तो अपने इसके अंतर्गत 3 हो जाएगा। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, ए आंसर है वो अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, हीरालाल देवपुरा सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री रहे हैं। हीरालाल देवपुरा सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक बात है। राजस्थान में अब तक 5 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान में अब तक 5 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये बात भी ठीक है। पहले उप मुख्यमंत्री पूछे आपसे तो टीकाराम पालीवाल, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी टीकाराम पालीवाल, और उसके बाद जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बनते हैं तो उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया जाता है, टीकाराम पालीवाल। उसके बाद दूसरे जो उप मुख्यमंत्री बने थे वो भैरव सिंह शेखावत के समय हरिशंकर भाबड़ा, हरिशंकर भाबड़ा। उसके बाद बने थे अपने जो अशोक गहलोत के समय सचिन पायलट। कौन बने थे? सचिन
सचिन पायलट, और दो मुख्यमंत्री अब है प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी, और दिया कुमारी, ये 5 मुख्यमंत्री अब तक रहे हैं। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा भी ठीक है। पहला है प्रथम सरकारी मुख्य सचेतक मथुरा दास माथुर थे। प्रथम जो सहकारी मुख्य सचेतक है वो मथुरा दास माथुर थे। तो इसके आंसर है वो अपना डी आंसर है, वो सही हो जाएगा। डी आंसर है वो, तीनों ही ठीक है इसके अंतर्गत। अगर लिखित राजस्थान राज्य विधानसभा से संबंधित कथनों को ध्यान से पढ़े तथा इनमें से उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दे। इसमें से जो असत्य नहीं है, जो सत्य है उसके बारे में अपने से पूछा है। सत्य कौन सा है? स्वतंत्रता पश्चात राज्य की 169 सदस्यीय प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ था। 29 फरवरी 1952 को नहीं, 29 मार्च 1952 को हुआ था। और प्रथम 169 नहीं दोस्तों, 160 विधानसभा थी। कितनी थी? 160 विधानसभा। तो पहला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ये तो असत्य है। प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक 29 अप्रैल 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी। नहीं दोस्तों, पहली अपने 29 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 29 मार्च 1952 को हुई थी। तो दूसरा भी अपना कथन गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है श्री नरोत्तम लाल जोशी जो चूरू से निर्वाचित विधानसभा सदस्य थे को पहली विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात तो ठीक है कि नरोत्तम लाल जोशी को पहली विधानसभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन ये चूरू से नहीं थे, ये झुंझुनू विधानसभा से चुने गए थे। झुंझुनू विधानसभा से चुने गए थे। तो ये भी अपना कथन है वो गलत हो जाएगा। अगला कथन है राज्य की प्रथम विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री लाल सिंह सक्तावत को चुना गया था। ये बात ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष थे जो अपने पहली विधानसभा के, वो लाल सिंह सक्तावत थे। ये कथन ठीक है। अगली की तरफ बढ़ते हैं। 1977 में हुए परिसमन विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 200 कर दी गई थी। ये बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 8वीं विधानसभा हेतु चुनाव 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहली बार हुए थे। ये 8वीं विधानसभा नहीं थी दोस्तों, यह है 6ठी विधानसभा थी। कौन सी विधानसभा थी? यह 6ठी विधानसभा थी, जिसमें पहली बार 200 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए थे। तो ये भी अपना ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इसका अपना 4 नंबर है वो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। हाँ, तो इसके अंतर्गत पूछा है सत्य, तो सत्य है वो केवल 4 ही हो जाएगा, बाकी सभी गलत है। डी आंसर है वो सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर है वो अपना सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्यपाल किसके समक्ष पद की शपथ लेता है? राजस्थान का जो राज्यपाल है वो किसके समक्ष लेता है पद की शपथ? तो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो समक्ष है वो शपथ लेता है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और किसकी सिफारिश से की जाती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश से की जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश से की जाती है। और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ऐसा जो अनुच्छेद है वो अपना 153 है। उसके बाद अपना 7वां संविधान संशोधन किया गया, उसके माध्यम से यह कह दिया गया कि एक राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। किसके तहत? अपने 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ऐसी व्यवस्था है वो कर दी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है? अनुच्छेद 215 है वो उच्च न्यायालयों का अभिलेखित न्यायालय होना। ये बात ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 214 है उसमें प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन वही 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह कह दिया गया, इसमें यह संशोधन कर दिया गया कि एक जो उच्च न्यायालय है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो अपना न्यायालय है वो उच्च न्यायालय है वो हो सकता है। जिस प्रकार से अपने जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा दोनों का है, उसी तरह से तो अपना ये तो ठीक है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन है, ये बात भी ठीक है। अनुच्छेद 223 न्यायालयों के वेतन है, वेतन तो 225 में है। 223 में तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है। क्या है? कार्यकारी न्यायाधीशों की
कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है अनुच्छेद 223 में, तो यही अपना असुमेलित हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, ये बात भी अपनी ठीक है, अनुच्छेद 226। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? जब राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त हो जाता है, तो अध्यक्ष के पद का जो कौन करता है उसके बारे में पूछा है। राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है, ऐसी बात हो सकती है, यह बात तो ठीक है। आगे और देखते हैं कहीं इससे भी कोई बढ़िया बात हो। मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक मुख्यमंत्री तो हस्तक्षेप नहीं करता है। राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष नियुक्त, राष्ट्रपति का भी कोई काम नहीं है। गृह विभाग के मंत्री सदस्य के अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, नहीं, ये बात भी ठीक नहीं है। तो ए आंसर है वो अपना राइट हो जाएगा। राज्यपाल किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के लिए प्राधिकृत वो कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, वो देवी शंकर तिवारी है। कौन है? देवी शंकर तिवारी है। तो इसका आंसर भी अपना ए है, वो सही हो जाएगा। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? जिला कलेक्टर है वो किससे बनते हैं भाई? अपने आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा। बी आंसर है वो अपना सही हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर है वो अपना ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है? तो ये आपके जो आरटी से संबंधित है और मनोविज्ञान के जो प्रश्न है वो करवाएंगे आपको दौलत सर। नमस्कार, सभी का स्वागत है। देखिए आरटी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंध समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उपरोक्त सभी कथनों में से ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? देखिए पहला, विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध के समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होता है। बैठक का जो मुख्य अध्यक्ष होता है उसका मत है वो कौन सा मत होता है? निर्णायक मत होता है। यह विद्यालय की विभिन्न क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करता है, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। देखिए एसएमसी को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि ये होती है। विशेष कक्षा से जो विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना भी क्या है? आवश्यक होता है। तो अपना राइट क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन है, तो इसका कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में असत्य है? पहला क्वेश्चन है, इसका भाग 14 यानी धारा 14 के अंदर क्या है? बालक के कंपटीशन फीस संग्रहण का निषेध करता है। भाग 21 विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान है। भाग 17 बच्चों को दंड से क्या करता है? रक्षा करता है। भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषेध करता है। देखिएगा इसके अंदर भाग 14 या धारा जो 14 है ये किससे संबंधित है? विद्यालय की मान्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्यालय की मान्यता से संबंधित है। विद्यालय को मान्यता प्रदान की जाती है, निजी विद्यालय हैं उनको मान्यताएं दी जाती हैं। तो अपना एक नंबर ही गलत हो गया, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है? ऐसा कौन सा है जिसके अंदर प्रश्नावली विधि से संबंधित है? प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की देन मानी जाती है। सबसे पहले अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन कार्य है। देखो अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन कार्य है,
इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। हो सकता है कि सम्मिलित प्रश्न सुनियोजित न हो सकता है कि लोग प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि न रखते हों। देखो, अच्छे प्रश्न पत्र बनाना एक कठिन कार्य हो सकता है, संभवतः नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। ये कथन है, ये इसका दोष नहीं है। प्रश्नों का लेवल है, बनाना एक कठिन कार्य है, ये कठिन कार्य नहीं होता, सरल कार्य है। आसानी से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना सकते हैं प्रश्नावली विधि के। लेकिन क्या है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका दोष क्या नहीं है कि इससे अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा बोल दें, प्रभावी शिक्षा बोल दें, है ना। प्रगतिशील शिक्षा, प्रभावी शिक्षा, जो बच्चों को उन्नति की ओर लेके जाती है, ऐसी शिक्षा के अंदर बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, कोरी स्लेट जिसने कहा जाता है, छोटे वयस्क के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि जो बच्चों का प्रकार है, बच्चों को एक अन्वेषक, एक खोजकर्ता के रूप में देखा जाए, स्वयं खोजे, यानी बच्चे क्या करे, अन्वेषक के रूप में कार्य करे। अन्वेषक का मतलब है स्वयं खोजे, कोई चीज है उसकी स्वयं क्या करे, खोज करे। बच्चा स्वयं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करे, बच्चा उसके बारे में गहन अध्ययन स्वयं करके देखे कि ये चीज क्या है, इसलिए उसे क्या है, एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, आरटीई 2009 निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम से 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों हेतु माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को सुनिश्चित करता है? नहीं, गलत हो गया भी ये बात। गुणवत्तापूर्ण औपचारिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का अधिकार दिलाता है? नहीं, ये भी गलत बात है। ये पूछ रहा है कि सभी बालकों हेतु क्या है? बालकों की शिक्षा को संविधान के मूल अधिकार के प्रावधान को सुनिश्चित करता है? नहीं, मूल अधिकार के प्रावधान को सुनिश्चित नहीं करता है। देखिए, गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का अधिकार देता है, यानी कि आरटीई 2009 है, ये क्या करता है, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, जो कि क्या होती है, कक्षा 1 से 8 तक की जो प्रारंभिक शिक्षा है। और आयु वर्ग इसका क्या रहेगा? आयु वर्ग पूछा जाता है 6 से 14 वर्ष। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो क्या राइट होगा? गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का क्या प्रदान करती है? अधिकार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एनपीई नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में इस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य दिया गया है। देखिए, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, इसका निर्माण है 2020 से शुरू कर दिया गया है नई शिक्षा नीति। लेकिन इसको प्रभावी रूप से ये क्या कहती है, 5-3-3-4 की व्यवस्था के साथ इस शिक्षा नीति को लागू किया गया है। और ये शिक्षा नीति क्या कहती है कि इसका वर्ष 2025 तक इसका मुख्य लक्ष्य है, यानी कि फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल का जो लक्ष्य रखा गया है वो वर्ष 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, वर्तमान में कौन सा पैटर्न स्कूली पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न के स्थान पर होगा? यानी नई शिक्षा नीति ने नया शिक्षा का जो पैटर्न है वो कौन सा दिया गया है? ये पैटर्न दिया गया है, 5-3-3 और 4 वाला पैटर्न ये दिया गया है, 5-3-3 और 4 वाला। देखिए, आजकल क्या है, 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के सहित बीए बीएससी के साथ बीएड का पाठ्यक्रम सम्मिलित होता है, उसको इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। पहले आंगनवाड़ी से पूर्व प्राथमिक कक्षाएं, आंगनवाड़ी तक की जो कक्षाएं होती है वो रखा गया है। उसके बाद 6 से 8 तक की कक्षा रखा गया है, फिर 9 से 12 तक का रखा गया है ना। फिर ये कॉलेज शिक्षा के तहत इसको सम्मिलित किया गया है। तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा? 5-3-3-4 वाला पैटर्न इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। राजस्थान में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं युक्त किन विद्यालयों को स्थापना की जा रही है? पहले केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी, केवीएस विद्यालय जिसको हम बोलते हैं। केंद्रीय विद्यालय कौन से थे? केवीएस विद्यालय थे। इन केवीएस विद्यालयों की तर्ज पर ही
राजस्थान में कुछ नए विद्यालय बनाए जाएंगे। उन विद्यालयों को क्या कहा जाता है? केजीबी विद्यालय, मॉडल स्कूल यानी ज्ञानोदय विद्यालय, शारदीय बालिका छात्रावास, नवोदय विद्यालय। छात्रावास तो होगा ही नहीं, विद्यालय की बात हो रही है। या नवोदय विद्यालय भी पहले प्रारंभ में हो गए हैं, सेंट्रल सरकार के अब भी चल रहे हैं, लेकिन केवीजी विद्यालय भी नहीं बनाए जाएंगे। कौन से विद्यालय बनाए जाएंगे? नए मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। केवीएस की तरफ पर कौन से स्कूल खोले जाएंगे? मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, नए मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। और इन मॉडल स्कूलों को किस नाम से जाना जाएगा? ज्ञानोदय स्कूल। किस नाम से जाने जाएंगे? ये ज्ञानोदय विद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। कौन से विद्यालय होंगे? ज्ञानोदय विद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट। निम्न में से किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है? तो NETF का ये पूरा नाम भी अच्छे से याद रखना, एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल विकसित की जा रही है। वर्चुअल लैब का नाम है। ये जो लैब विकसित की जा रही है, इस वर्चुअल लैब को क्या कहा जाएगा? देखिए, ई स्कूल कहा जाएगा, ई लर्निंग कहा जाएगा, ई कक्षा कहा जाएगा, ई पाठ्यक्रम कहा जाएगा। ये चारों ही विद्यालय शिक्षा से संबंधित हैं। विद्यालय शिक्षा के संबंधित चारों ही हैं। ई स्कूल के लिए बनाया गया था, ई लर्निंग अधिगम शिक्षण के लिए बनाया गया था, ई कक्षा कक्षा के वातावरण से संबंधित, कक्षा के नवाचारों से संबंधित जो कार्यक्रम है वो ई कक्षा कहलाता है। जबकि इसके लिए फॉरम के लिए क्या बनाया गया है? ई पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वर्चुअल लैब को किस नाम से स्थापित किया जाएगा? ई पाठ्यक्रम के नाम से है वो वर्चुअल लैब स्थापित की जाएगी। तो डी नंबर ऑप्शन। लेकिन निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। राजस्थान में स्थिर मूल्यों 2011-12 पर 2019-20 से 24-25 तक प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ी है। ठीक है। वर्ष 2025 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की GSDP वृद्धि दर भारत की GSDP दर 6.4 की अपेक्षा 7.82% है। बिल्कुल सही है। 6.4 से बढ़कर कितनी हो गई है? 7.82% हो गई है। इसका मतलब यह है कि दोनों कथन हैं वो सत्य हैं। दोनों ही कथन क्या हैं? दोनों ही कथन सत्य कथन है। नेक्स्ट, राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के संदर्भ निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, निर्यातक्षम उत्पादों और सेवाओं को प्रदान किया जाएगा। राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नहीं, देखो, न तो निर्यातक उत्पाद सेवाओं से संबंधित है, थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, ये भी गलत है। राजस्थान के हर जिले के अंदर संभावित केंद्र स्थापित नहीं किए जाएंगे। एक जिला एक उत्पाद के तहत 5 चीजों को सम्मिलित किया गया है। जैसे खेल है, प्रमुख उत्पाद कौन सा है ना? तो ये 5 चीजें एक जिला और एक उत्पाद की शुरुआत के अंदर क्या किया गया है कि विशिष्ट प्रकार के उत्पाद से संबंधित। ये मुख्य उत्पाद कौन सा है? जिला, और जिले के साथ जिले का जो मुख्य उत्पाद है उसको सम्मिलित किया गया है। जैसे बाजरा है, बाजरा कहाँ का है? बाड़मेर का है। सरसों कहाँ की है? अपने गंगानगर की है। तो उस प्रकार से उत्पाद, मुख्य जो उत्पाद सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है उससे संबंधित एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत की गई थी। तो इसके अंदर दोनों ही, न तो एक सही है और न ही 2 सही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए, 65,000 रुपए, 31,000 रुपए, 21,000 रुपए। देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कन्या के विवाह तक कुल राशि है वो 31,000 राशि है वो प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। 2024-25 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GDP स्थिर कीमतों पर 90,662,94 करोड़ रुपए है। राजस्थान के GSB का स्थिर मूल्य 2025 में क्षेत्रवार योगदान 26.54%, उद्योग में 28.39% और सेवाओं में 45.7%। बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि जो ये राजस्थान के GSB का स्थिर मूल्यों पर उत्पाद है वो क्षेत्रवार। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र है, सर्वाधिक किस पर किया जा रहा है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्वाधिक किस पे है? सेवा क्षेत्र में। ये क्वेश्चन है, RPSC भी बार बार पूछ चुकी है और रेट के एग्जाम की दृष्टि से भी है। सबसे कम किस पर है? कृषि पर। इनका क्रम पूछ ले तो सबसे पहले सेवा है, उसके बाद में उद्योग है, उसके बाद में कृषि है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कथन है वो बिल्कुल राइट कथन है।
आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 की अवधि में राजस्थान राज्य को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व प्राप्तियों में से कौन सी मद का योगदान सर्वाधिक था? क्या था? स्वयं का राज्य कर, गैर कर राजस्व, केंद्रीय करों में हिस्सा, संघ अनुदान। देखिए, अगर हम 2023-24 की तुलना में 2023 से 24 की तुलना में यदि 24-25 की बात करें तो ये कह रहा है कि राजस्व प्राप्ति में क्या हुआ है? राजस्व प्राप्ति, और वो राजस्व की प्राप्ति कौन सी प्राप्ति है? सबसे ज्यादा यदि किसी का योगदान है तो स्वयं कर का राजस्व। तो कौन सा कर हो जाएगा? कर है वो हो जाएगा स्वयं कर। और इससे प्राप्त जो राजस्व है वो क्या है? सर्वाधिक योगदान वाला रहा है। तो 1 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, जिसको हम बोलते हैं रिप्स, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स। और प्रोत्साहन योजना से पक्के 3-4 क्वेश्चन आएंगे। जो नवीनतम योजनाएं हैं, कब शुरू हुई, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, उनका कौन सा विभाग है जो कार्य कर रहा है, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से याद करना है। ये योजना 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई थी, यानी इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से हुई। ये बात सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। ये बात भी बिल्कुल सही है। विनिर्माण के लिए नियोक्ता बूस्टर, भ्रष्ट बूस्टर और एकल बूस्टर के प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। बिल्कुल किए जाएंगे। विनिर्माण हेतु इन बूस्टरों को क्या हुआ है? प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों ही क्या है? सही कथन है। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? लघु उद्योग हैं, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या बनाई गई है? मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का निर्माण किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक असमानताओं को कम करना? नहीं, गलत। उपक्रमों की, केवल उपक्रमों की स्थापना करना, उपक्रमों की स्थापना करना गलत है। नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, केवल नया रोजगार देना ये भी नहीं है। लेकिन ध्यान करना, उपक्रमों की स्थापना भी करना है और नए रोजगार दोनों को सम्मिलित किया गया है। यानी कि नए प्रकार के उपक्रम हैं, कौन कौन से उपक्रम हैं इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर क्या बनाया गया है? नए रोजगार के अवसर, कि नया रोजगार है वो किस प्रकार से प्राप्त हो, नए रोजगार के अवसर, ये दोनों बातें हैं इसके अंदर सम्मिलित की गई है। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? देखिए, 25 करोड़ से अधिक व 25 करोड़ तक, 20 लाख से अधिक व 3 करोड़ तक, 15 लाख से अधिक व 1 करोड़ तक, 50 लाख से अधिक व 25 करोड़ तक। देखिए, लघु उपक्रम प्लांट और मशीनरी क्षेत्र में, प्लांट और मशीनरी क्षेत्र का वो है कि आप अधिकतम 25 करोड़ तक निवेश कर सकते हो, या 25 करोड़ से अधिक। 25 करोड़ से 25, या तो 25 करोड़ या क्या है इससे अधिक, इससे अधिक जो है वो राइट हो जाएगा। 25 करोड़ या इससे अधिक, 25 करोड़ से अधिक व 25 करोड़ वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? देखिए, राजस्थान की यदि बात करें, राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन है? तो सबसे पहले अगर बात आए तो बाजरा प्रथम स्थान पर है, ग्वार प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना, सरसों प्रथम स्थान पर है, मूंग मोठ प्रथम स्थान पर है, ये भी प्रथम स्थान पर है। मूंगफली, मूंगफली का स्थान क्या है? मूंगफली का स्थान है द्वितीय स्थान है, ठीक है। इसी प्रकार से चने में चौथा है। तो ये आपके अच्छे से याद रखने हैं किस स्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। तो राइट ऑप्शन देखिए, सरसों मूंग मोठ, इसबगोल जीरा या ज्वार, चना मूंग उड़द, मूंग मक्का और बाजरा। देखिए, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान को भारत की एक्सप्रेस वे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन, राजस्थान को भारत की एक्सप्रेस वे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? टास्क फोर्स का निर्माण है वो कब किया गया था? टास्क फोर्स है 3 फरवरी 2024, 5 फरवरी 2024, 31 मार्च 2024 और 15 मार्च 2024।
देखिए जो भारत की एक सर्वे राजधानी बनाने के लिए जो टास्क फोर्स है उसका निर्माण हुआ था 5 फरवरी 2024 को। 5 फरवरी 2024 को इसका निर्माण किया गया था। राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 में 25-26 में किस स्थान पर मिनी सचिवालय के निर्माण का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिनी सचिवालय कहाँ बनेगा? तो राजस्थान का 2025 का भी पूछा जा सकता है। 25-26 में कहां पर बनेगा? ये बनेगा कोटा जिले के अंदर। कौन से जिले में बनेगा? अपने कोटा जिले में। अब है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताती है। देखिए एक बात ध्यान कीजिएगा, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान हो चाहे आपका मैनेजमेंट हो, वहां पर अधिकतम 99% आंसर है वो पॉजिटिव में जाते हैं। जहां नेगेटिव बात लगे उस पर ध्यान करना। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाओं के द्वारा कक्षा परिस्थितियां रुकती है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यताओं का और सीमाओं से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों नियमों को स्थापित करता है। देखिए उद्देश्य प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता, ये गलत हो गया। तरीके बताता है, कक्षा की परिस्थितियां रुकती है, नहीं रुकती। यहां मिस प्रिंट है थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर है, इसको थोड़ा सा ध्यान करना भाई। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाओं के द्वारा कक्षा परिस्थितियां रुकती है। बिल्कुल एक चीज ध्यान करना कि कक्षा कक्ष है, उस कक्षा कक्ष के अंदर यदि कोई गतिविधियां आप कर रहे हो, कुछ प्रक्रियाएं यदि चल रही है, तो कुछ क्रियाओं के द्वारा, मनोविज्ञान क्रियाओं के द्वारा कक्षा की परिस्थितियों में उतार चढ़ाव होता है, रुकती है। ये बात सही है, लेकिन क्या सही नहीं है? उद्देश्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जबकि ये कहता है नहीं बताता। बिल्कुल बताता है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित अवधारणा शब्दावली देखो, टोपोलॉजी, वेक्टर, जीवन स्थान और संयोजन, ये चारों हैं वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। देखिए अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, अधिगम का चिन्ह सिद्धांत, अधिगम का निर्मितवादी सिद्धांत, अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए चिन्ह सिद्धांत टोलमैन का है, ये कुर्ट लेविन का है, ये अपना टोलमैन का है। निर्मितिवाद ब्रूनर का है, और अधिगम का सामाजिक ये वाइगोस्की जिसको हम बोलते हैं, इरिक्सन भी आते हैं, इसके कई आते हैं। तो देखिए अधिगम का जो क्षेत्र सिद्धांत है, क्षेत्र सिद्धांत की ये चारों अवधारणाएं किससे संबंधित है? अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत से। कुर्ट लेनिन द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, उससे संबंधित है। निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कौन से व्यवहारवादी हैं, कौन से संरचनावादी हैं, कौन से है ना क्रिया प्रकार्यात्मकवादी हैं, इनको अलग अलग से ध्यान रखना है। देखिए जोरम ब्रोनर ये क्या है? संरचनावादी हैं। कौन से हैं? संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। जबकि ये तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं? ये तीनों के तीनों व्यवहारवादी से संबंधित है। और व्यवहारवाद का जनक पूछ ले तो जनक कौन थे? जनक थे वो वाटसन महोदय। इनके जनक कौन थे? वाटसन महोदय इनके जनक थे। तो व्यवहारवाद से कौन संबंधित है? व्यवहारवाद से अपने ये तीनों सम्मिलित है, लेकिन जेरोम ब्रूनर है इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सूची को सेकंड सूची के साथ आपको क्या करवाना है? मिलान कराना है। अस्तित्ववादी बुद्धि ये किससे संबंधित है? हार्वर्ड गार्डनर से, क्योंकि इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत किनका है? हार्वर्ड गार्डन का है। अब देखिए तरल एवं ठोस बुद्धि ये किसने कहा था? केटल महोदय ने। और एस कारक, देखिए एस कारक है और अपने जी कारक, ये दोनों ही किसके हैं? ये दोनों हैं स्पीयर महोदय के। जबकि संवेगात्मक बुद्धि जॉन मेयर और पीटर सेलावे भी नाम आता है। पीटर सेलावे ये दोनों ही संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित थे। तो अपना देखिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा कि एक के अंदर क्या है? 4 है, एक में 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ये तीनों कट हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी, अपने एक के अंदर 3 है,
ए में क्या है 3 है, तो ये ऑप्शन कट हो गया और ये ऑप्शन कट हो गया। अब बी में क्या है, बी के अंदर क्या है, बी में 2 है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। 1 नंबर आंसर राइट होगा। 1 में 3, बी में 2, सी में 1 और डी, यानी कि 3 2 1 4। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा मनोसामाजिक संकट उत्तर बाल्यावस्था का है। मनोवैज्ञानिक जो एरिक्सन महोदय थे, इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। 8 अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इन्हीं अवस्थाओं में से एक अवस्था का प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक संकट की अवस्था कौन सी है। विश्वास अविश्वास की अवस्था, पहल शक्ति बनाम दोषिता, परिश्रम बनाम हीनता, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। ये चारों अवस्थाएं क्या है, एरिक्सन महोदय से संबंधित है। लेकिन ये कहता है कि मनोसामाजिक जो संकट की अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था में, वो कौन सी होती है, वो होती है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए, मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन थे, वुडवर्थ। मूल जो प्रवृत्तियां हैं इनके जो जनक हैं, जनक कौन है, अपने वुडवर्थ महोदय थे। हाँ, मूल प्रवृत्तियों के जनक अपने मैकडूगल महोदय हैं। मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्तियां बताई, कितनी बताई है, 14 मूल प्रवृत्तियों का निर्माण किया था। और इनके वुडवर्थ महोदय ने इनका क्या किया था, सहयोग किया था। मूल रूप से जनक किसको मानते हैं, यदि आपसे जनक पूछे तो जनक थे वो अपने मैकडूगल महोदय थे, लेकिन वुडवर्थ महोदय ने भी इनमें सहयोग किया था। वुडवर्थ महोदय ने सामान्यतः पहले 3 ही प्रकार बताए थे, काम, क्रोध और ईर्ष्या, लेकिन वास्तविकता के अंदर 14 मूल प्रवृत्तियों निर्माण किया, इसलिए इसको मूल प्रवृत्तियों क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो इसके अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति संबंधित नहीं है। यूर्ष्या का मतलब पलायन नहीं होता, संग्रहण मतलब लालसा, निवृत्ति मतलब घृणा, और जिज्ञासा का महत्वाकांक्षा। यानी कि इसमें सही सुमेलित कौन सा है। यूर्ष्या का मतलब पलायन नहीं होता, ये गलत है। संग्रहण का लालसा नहीं होता, ये भी गलत है। जिज्ञासा का महत्वाकांक्षा नहीं होता, ये भी गलत है। लेकिन निवृत्ति का क्या होता है, घृणा होता है, ये मूल प्रवृत्ति सही है। यूर्ष्या का मतलब क्या होता है, क्रोध होता है। संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना, और जिज्ञासा का मतलब होता है जानना। नेक्स्ट देखिएगा, कोल्ले वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति में सही और गलत की सही पहचान, समझ, नैतिक चेतना का विकास होता है। कोल्ले वर्ग की जो ये 4 प्रमुख अवस्थाएं थी, एक पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था, प्रायिक नैतिकता की अवस्था, ये अलग है। पूर्व परंपरागत अवस्था में व्यक्ति क्या है, सामान्य चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। 2 से 4 या 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, जिसमें क्रियाओं के बारे में जानना, पहचानना, ये चीजें आती है। उसके बाद में परंपरागत अवस्था है, ये मूर्त अवस्था के नाम से जानी जाती है। 6 से 13-14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के अंदर समझ विकसित हो जाती है, वो अंतर करना सीख जाता है, पहचान करना सीख जाता है। लेकिन वास्तविक नैतिकता की अवस्था होती है, वो कौन सी होती है, वो उत्तर परंपरागत अवस्था होती है। नैतिक समझ या नैतिकता का विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो उत्तर परंपरागत अवस्था के अंदर नैतिकता का विकास होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को क्या करना है, मिलान करना है। मिथ्या एवं परिपक्वता का काल, देखिए किसके बारे में है, बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। बाल्यावस्था के लिए कुछ कथन दिए गए हैं, वो किसने दिए थे। मिथ्या एवं परिपक्वता का काल किसने कहा था, कॉल एवं ब्रूस ने, सही है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की काल या सामाजिकरण की अवस्था है, वो किसने कहा था, सिगमंड फ्राइड ने। जीवन का निर्माणकारी काल, ये कहा था किलपैट्रिक ने। और जीवन का अनोखा काल, ये किसने कहा था, रोस महोदय ने। निर्माणकारी काल या कई जगह क्या आता है, कठिन काल भी आता है, तो कठिन काल भी किसने कहा था, किलपैट्रिक महोदय ने। तो चारों कथन हैं वो सही हैं, 1, 2, 3 और 4। 3 प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, देखिए ये संवेदीगामक अवस्था, ये 2 वर्ष तक की अवस्था है। उसके बाद में आता है पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक अवस्था 3 से 7 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होती है अपने 7 से 11 वर्ष की अवस्था, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, या तो ये क्या करता है, मूर्त चिंतन करता है,
और जबकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष की अवस्था, इसके अंदर ये क्या करता है, अमूर्त तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, अमूर्त तार्किक चिंतन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 3 नंबर वाला ऑप्शन, अमूर्त तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। सर्वप्रथम किसने और कब शिक्षण के क्षेत्र में प्रयोजना विधि, देखिए मनोवैज्ञानिक सामाजिक विधियां हैं, इनके जनक के बारे में पूछा जाता है। प्रयोजना विधि जॉन डीवी ने 1908 में, किलपैट्रिक महोदय ने 1918 में, जॉन डीवी महोदय ने 1918 में और किलपैट्रिक महोदय 1918 ने। देखो प्रयोजना विधि के जनक है वो कौन है, किलपैट्रिक महोदय हैं। कौन है, किलपैट्रिक महोदय हैं। और किलपैट्रिक महोदय ने 1918 ईस्वी में इस विधि का क्या किया था, निर्माण किया था, न कि 1908 में। तो किलपैट्रिक महोदय ने कब किया था, 1918 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हो गए अपने 100 तक के क्वेश्चन इस वीडियो सॉल्यूशन के साथ। सभी का धन्यवाद।